सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। आज का हमारा विषय अफसोसनाक भी है, दिलचस्प भी है। हमारा आज का सवाल है इतिहास का अंगना, सवाल पूछे कंगना। दरअसल फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत, जिन्हें हाल ही में भारत सरकार के द्वारा कला क्षेत्र में उनकी सेवाओं के एवज में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, वह अपने बयानों के माध्यम से इस समय सुर्खियों में रहने की कोशिश करती है। अभिनय के स्तर पर तो सुर्खियां उन्हें ज्यादा मिल नहीं रही, पर अपने बयानों के माध्यम से वह भारत के आबो हवा को प्रभावित करने में निश्चित रूप से सफल हो रही है। इधर उन्हें पद्मश्री मिला, उधर वो एक चैनल के कार्यक्रम में पहुंची और उन्होंने वहां पे बयान दे दिया कि 1947 में देश को जो स्वतंत्रता मिली थी, वह स्वतंत्रता मिली थोड़ी थी, वह तो भीख थी। असली आजादी तो 2014 में इस देश को मिली। 2014 अर्थात वह समय जब भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाई। उनके इस बयान को लेकर पर्याप्त विवाद हुआ, सवाल उठे, अलग अलग स्तरों पर समर्थन के भी कुछ बयान सामने आए, लेकिन कंगना रनौत को लगा कि बात पूरी तरीके से जमी नहीं है। इसलिए उन्होंने अब सोशल मीडिया का सहारा लिया और उसके माध्यम से अपने विचारों को और आगे बढ़ाते हुए कुछ पोस्ट किए। उस पोस्ट के अंतर्गत उन्होंने ये बताया है कि कुल मिलाकर जिन्हें आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के तौर पर स्मरण करते हैं या अन्य जो तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, ये कुछ नहीं थे, सत्ता के लोभी थे, लालची थे। दूसरा, उन्होंने महत्वपूर्ण बात यह भी कही कि गांधी ने तो वस्तुतः भगत सिंह को फांसी ही चाही थी। तीसरी बात जो उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण रूप से व्यक्त की, उन्होंने ये बताया कि या तो आप सुभाष चंद्र बोस के समर्थक हो सकते हैं या महात्मा गांधी के प्रशंसक हो सकते हैं, आप दोनों नहीं हो सकते हैं और आपको अपने हीरो चुनने के संदर्भ में विचार करना चाहिए। और अपनी इन बातों को कहते कहते उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने जो अपनी बात कही उसमें कहा कि 1857 में इस देश ने संगठित रूप से आजादी की लड़ाई लड़ी थी, इसकी उन्हें जानकारी है। साथ में उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई और वीर सावरकर के बलिदान पर भी मुझे जानकारी है। साल 1857 का मुझे पता है, लेकिन 1947 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई, इस बात की मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। अगर कोई मेरी इस बात पर जानकारी बढ़ाए तो मैं अपना पद्मश्री अवार्ड वापस कर माफी मांग लूंगी। कृपया मेरी मदद करें। अब कोई और तो मदद करने के लिए आया नहीं, हमने ही कोशिश करने का उपक्रम कर लिया है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि शायद हम कंगना रनौत की जानकारी में कुछ इजाफा कर पाए और बताएं कि 1857 में जो लड़ाई लड़ी गई थी वो तो अपनी जगह थी ही, पर 1857 से लेकर 1947 तक इस देश में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते अंग्रेजों को अपने 200 साल पुराने राज को समेटकर इस देश से विदा होना पड़ा। ये जानकारी कंगना रनौत को अपना पद्मश्री वापस करने के लिए विवश कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, यह तो हमें नहीं पता, लेकिन आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उन तमाम काइयों को साफ करने की कोशिश हम जरूर करेंगे जो हमारे आजादी के महानायकों के संदर्भ में वक्त गुजरने के साथ काई के रूप में छाई दिखाई देती है। हमारी इस कोशिश में मदद का हिस्सा बनने के लिए कई जानकार इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। उनके माध्यम से एक स्वस्थ चर्चा के माध्यम से तथ्यपूर्ण बातचीत करने की कोशिश आज इस कार्यक्रम में हम करेंगे। लेकिन इस सिलसिले को हम शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र गोस्वामी तुलसीदास का कहा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास यह लिखकर गए कि सुने तिनकी कौन तुलसी, जिन्हें जीत न हार, सकत खारो कियो चाहत, मेघहु को बार। अर्थात भला उनकी कौन सुने जिनके लिए जीत हार है ही नहीं और अपनी वाक शक्ति से बादल के जल को भी खारा कर देना चाहते हैं। तुलसीदास जी इतनी महत्वपूर्ण बात आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़कर गए, लेकिन ये दौर ऐसा है जिसमें इस प्रकार की कोशिश करने वालों की भी बात सुनी जा रही है, इसलिए उसके प्रतिवाद करने की कोशिश हम जैसे लोगों को करनी पड़ रही है। और हमारी इस कोशिश के संदर्भ में हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ गुरदीप सप्पल जी हैं जो प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, लेकिन प्रवक्ता होने के साथ साथ हम उनके अध्ययन के भी हमेशा कायल रहे हैं। हमारे साथ चिंतामणि मालवीय जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। कंगना रनौत जिस प्रकार के बयान देती हैं, ऐसे बयानों के साथ चिंतामणि जी को हर कदम पर साथ देते हुए हम देखते हैं। क्या इस बार भी वह उनके साथ है या उनके खिलाफ है, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी हैं जो इतिहासकार हैं।
साथ ही देश के वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर सुभाषिनी अली जी हैं, जो पूर्व सांसद हैं, वामपंथी नेता हैं, जानी मानी अभिनेत्री हैं। और साथ साथ उनके परिचय में जोड़ना जरूरी हो जाता है कि जिन सुभाष चंद्र बोस को लेकर जिक्र कर रही थी कंगना रनौत, उनके द्वारा एक महिला वाहिनी का गठन किया गया था और उस महिला वाहिनी का नेतृत्व किया था डॉक्टर लक्ष्मी सहगल ने। उस लक्ष्मी सहगल की बेटी हैं सुभाषिनी अली जी, जो खास तौर पर आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए ट्रेन में सफर में होते हुए भी वह मौजूद है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत चिंतामणि मालवीय जी से ही करते हैं। चिंतामणि जी से समझने की कोशिश करते हैं कंगना रनौत क्या कुछ कह रही हैं, लेकिन उससे पहले सुन भी लेते हैं कि कंगना रनौत कहती क्या है। एक बार सुने। कंगना रनौत की बातचीत इतनी सार्वजनिक हो गई है कि मुझे लगता है कि हम सीधे कार्यक्रम को शुरू करें और इसके तहत चिंतामणि जी आपसे ही समझने की कोशिश करते हैं कंगना रनौत के बयानों के संदर्भ में, गांधी जी के संदर्भ में, भगत सिंह के संदर्भ में, सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में वो जिस प्रकार के ख्यालात जाहिर कर रही हैं, क्या कहते हैं आप? कि मैं कंगना रनौत का प्रवक्ता नहीं हूँ और ना ही मैं उनके विचारों से कोई इत्तेफाक रखता हूँ, ना समर्थन रखता हूँ। दूसरी बात यह है कि आपने ये कहा है प्रारंभ में कि हम तथ्यपरक चर्चा करेंगे, उस तथ्यपरकता का मैं हामी हूँ और मैं उसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि तथ्यपरक बात ही होना चाहिए। और जब द्विवेदी जी बैठक ले रहे हो, द्विवेदी जी अगर कोई संचालन कर रहे हो, तो निश्चित रूप से तथ्यों की बात होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कंगना ने जो कुछ कहा ये प्रतिक्रिया है, और प्रतिक्रिया इसलिए कि जिस तरह हमारे इतिहास को एक इस तरह प्रस्तुत करने की कोशिश की गई सालों से कि जो पहले वार हीरो थे या जिनको श्रेय जाना चाहिए था आजादी का, या जो जितना भी हम कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को एक तरफ कर दिया, वीर सावरकर के जो योगदान को बिल्कुल आपराधिक स्वरूप दे दिया गया, या वो जो सशस्त्र जो हमारा नौसेना विद्रोह था, उस तरह की महत्वपूर्ण चीजें ये बिल्कुल भुला दी गई, जो आजादी के लिए बहुत सहायक बनी। बहुत बड़ी संख्या में वीर सावरकर जी के प्रयासों से जो हिंदू लोग भर्ती हो गए थे सेना में और जिनके हाथ में 100 साल बाद हथियार आए थे और हथियार लेकर के वो सेना में भर्ती हुए और फिर उधर से आजाद हिंद फौज के रूप में हमारे देश की ओर बढ़ने लगे। हमारे सैनिकों में जो विद्रोह की भावना सरकार जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आ गई थी, तो ये बहुत सारे कारण हैं। और ये बात सही है कि भाई 47 में तो कुछ नहीं हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन 42 में हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन असफल हो गया, लेकिन उसके बाद तो कुछ नहीं, तो एकदम आजादी मिली। तो हमें अगर विश्लेषण करना है तो तमाम तथ्यों का करना पड़ेगा और बगैर पूर्वाग्रह का करना पड़ेगा। यहाँ कंगना कोई है या उसने कुछ कहा, ये ऐसी बातें 1000 मुंह से 1000 लोग रोज बोलते हैं, उसका कोई औचित्य नहीं। लेकिन अगर विद्वत समूह बैठा है तो फिर उन्हीं तत्वों का, उन्हीं तथ्यों का विश्लेषण होना चाहिए। जो पूर्वाग्रह के कारण और राजनीतिक लाभ के लिए चुरा ली गई, जो विचार के बिंदु हैं वो चुरा लिए गए, और इसलिए स्वाभाविक रूप से इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती है। चिंतामणि, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि 1947 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई? 1942 में भारत छोड़ो हुआ, विफल हो गया। तो आपकी बातों के मायने ये भी हैं कि सुभाष चंद्र बोस को भी आजादी के संदर्भ में बड़े योगदान के लिए आप याद करते आए थे, वो भी व्यर्थ था, क्योंकि आजाद हिंद फौज का भी सारा संघर्ष 1945 आते आते सब कुछ खत्म हो गया था। तो इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से कि सुभाष बोस ने भी कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया 2014 में आपकी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने के साथ ही हुआ, उससे पहले कुछ नहीं हुआ। जो पुरुषार्थ और जो सशस्त्र संघर्ष की प्रक्रिया उन्होंने शुरू की थी, उसके आगे बढ़ने की बहुत संभावना थी। तो वो चाहे एक मैदान हार गए हो, लेकिन युद्ध नहीं हारे थे, युद्ध की वो शुरुआत थी। इसलिए दोनों चीजों को जोड़ना ये अतार्किकता है। वो दोनों चीजों को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 42 में कुछ नहीं हुआ या 45 में कुछ नहीं हुआ या कोई। यही तो आपने चिंतामणि जी सीधे तौर पर 1942 को खारिज किया हमारे साथ करते करते। थोड़ा और विस्तार से बात कर लेते हैं। भगत सिंह की फांसी के संदर्भ में भी गांधी जी की भूमिका को लेकर सवाल उठते हैं। चिंतामणि जी इस संदर्भ में किसी दृष्टिकोण के साथ है हमारे साथ? क्या मानते हैं वो गांधी जी की भूमिका? देखिए, जिन बातों का कोई प्रमाण नहीं है उनके बारे में कुछ कहना वो उचित नहीं है, लेकिन इतिहास की कुछ अज्ञात लाइनें ये कहती है कि उस समय जो स्वामी श्रद्धानंद के हत्यारे थे उनकी फांसी की मांग करने के लिए जो शकील या जो भी थे, उनकी फांसी को रुकवाने के लिए महात्मा गांधी जी ने प्रयास किए, लेकिन
जो क्योंकि बहुत बड़ा अपराध भगत सिंह का, बटू शक्कर दत्त का और ये सब नहीं था, उन्होंने केवल एक नकली बम फोड़ा था। तो उस पर अगर ये उस समय जो हम पढ़ते हैं इतिहास को तो ऐसा पता चलता है कि अंग्रेज सरकार इस उसमें थी कि चूंकि 42 का उसी समय बहुत अच्छी 42 का उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन था, तो उसका समापन ही लगभग हुआ था और गांधी जी अगर कहते तो वो माफ की जा सकती थी, और उन्होंने नहीं कहा। इसकी बजाय उन्होंने जो है ये उचित समझा क्योंकि वो एक नई क्रांति के वाहक थे, वो नए विचार के प्रवक्ता थे, इसलिए शायद उनको ऐसा नहीं हुआ। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये भी बात कई बार उभर करके सामने आती है। तो कई लोग अगर ऐसा कहते हैं तो उन्हें कहने का हक है, भाई लोकतंत्र है, वो पढ़ते हैं, उनको लगता है कि इतिहास के साथ बेईमानी हुई है, इतिहास को छुपाया गया है, दबाया गया है, गलत तरह से प्रस्तुत किया गया है, तो लोगों को कहने दीजिए। इसी से बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है चिंतामणि जी, कमाल की बात है। अरे लोगों को बोलने का हक है, आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, बोलने दीजिए, क्यों रोक रहे हैं। पर आपसे जानना चाहता हूं, जिस महिला को आपकी सरकार ने हफ्ते भर पहले पद्मश्री जैसे सम्मान से नवाजा है, वो इस देश के आजादी के महानायकों के संदर्भ में इस प्रकार का प्रलाप कर रही है, उस पर आपको कोई ऐतराज नहीं है। और 7 समंदर पार एक कोई स्टैंड अप कॉमेडियन जिसका नाम तक हमको ढंग से याद नहीं, उसने एक बयान दिया अपनी कॉमेडी के अंतर्गत कि मैं ऐसे देश से आता हूं जहां पे दिन में नारियों की पूजा की जाती है और रात में उनके साथ में गैंगरेप कर दिया जाता है। तो आपका खून खौल उठा, आपके तमाम नेता जो है बयानों के लिए झड़ी लगा दिए। आपके अपने प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी जो हर रोज ही तैयार रहते हैं कुछ कहने के लिए, तुरंत बोल दिए इस कॉमेडियन का कार्यक्रम हम मध्य प्रदेश में नहीं होने देंगे। अभिव्यक्ति की आजादी कहां चली गई चिंतामणि जी? नहीं, देखिए ये विश्लेषण है और ये आरोप है कि भाई दिन में उसी महिला की पूजा कर रहे हैं, रात को गैंगरेप कर रहे हैं। भाई इतना बड़ा देश है और ये कहाँ क्या होता है, क्या इस तरह देश की गलत तरीके से प्रस्तुतिकरण होना चाहिए? कौन से देश में बलात्कार नहीं होते? और क्या बलात्कार कोई है भाई इसमें? अच्छा, इसमें अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है चिंतामणि, इसमें आपको ऐतराज हो गया क्योंकि इसमें आपकी सरकार कटघरे में खड़ी हो गई, जिस सरकार का नेतृत्व तो आपकी पार्टी करती है। और कंगना रनौत इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वालों की निष्ठा पर, समर्पण पर, कुर्बानी पर, बलिदान पर खुलेआम कीचड़ उछाल रही हैं, उसको आप अभिव्यक्ति की आजादी के तहत चाहते हैं? चलने दिया जाए, आजादी है ना। ये लोगों को सोचने दीजिए, नए तरीके से विचार करने दीजिए और जो नए तरीके से सोचने दीजिए, विचार करने दीजिए, ये चिंतामणि जी का कहना है। विचार करने के लिए मेरे साथ में गुरदीप सप्पल जी हैं। सप्पल जी, कंगना रनौत जिस प्रकार की बातें कह रही हैं ये नई बातें नहीं है, ये बात सत्य है जो चिंतामणि जी ने कहा। समय समय पर इस प्रकार के तथ्य पिछले कुछ समय से बढ़ चढ़कर उछाले जा रहे हैं। सच क्या है इसके संदर्भ में थोड़ी बात करें। गांधी जो लगातार उस दौर में बताते रहे कि भगत सिंह की फांसी टलवाने के लिए उन्होंने अपने स्तर पर क्या कुछ प्रयत्न नहीं किए, वो महात्मा गांधी जिन्होंने 23 मार्च 1931 की सुबह भी पत्र लिखा वायसराय को कि इन युवाओं के संदर्भ में अभी मुलतवी कर दीजिए, इसके बावजूद भी गांधी आज भी इस छाया में प्रस्तुत किए जाने की चेष्टा की जाती है कि उन्होंने भगत सिंह की फांसी रोकने का प्रयत्न नहीं किया। आपसे समझना चाहता हूं। दूसरा समझना यह भी चाहता हूं, जो सुभाष चंद्र बोस जीवन पर्यंत गांधी जी का स्तुतिगान करते रहे, जिनको हम राष्ट्रपिता के तौर पर संबोधित करते हैं, ये संबोधन किसी और ने नहीं, सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर रेडियो के माध्यम से अपने संदेश में उस सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में यह कहा जा रहा है कि या तो आप सुभाष चंद्र बोस के समर्थक हो सकते हैं या गांधी के, दोनों के नहीं हो सकते। गुरदीप जी, इस संकट को जरा सुलझाइए। हिमांशु जी, पहले तो चिंतामणि जी ने 2 चीजें गलत बोली जी। एक तो सदानंद जी को फांसी नहीं हुई थी, उनकी हत्या की गई थी। उनकी फांसी में गांधी जी के बोलने का कोई मतलब नहीं था। मैं गुरदीप जी थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा। स्वामी श्रद्धानंद जी के हत्यारों की फांसी की सजा टलवाने की कोशिश गांधी जी ने की थी, ये चिंतामणि मालवीय जी का कहना था। उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद जी के संदर्भ में, उनकी हत्या के संदर्भ में जो अभियुक्त था उसकी फांसी टलवाने की कोशिश गांधी जी ने की, ये तथ्य अपनी तरफ से चिंतामणि जी ने दिया है। वो मैं सुन नहीं पाया था जी।
अब आते हैं पहले तो जो लगातार मैं भी बचपन से सुनता आया हूं कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने की कोशिश नहीं की, और ये सवाल हमको भी मत था कि भाई आखिर ऐसा क्यों है कि गांधी जी ने कोशिश नहीं की। पर जब हमने इतिहास पढ़ा उस वक्त का, और इतिहास में पढ़ने की बात किताबों से जो अब छपती है उनसे नहीं करता हूं, उस वक्त के जो सोर्स है, जो ऑथेंटिक सोर्स हैं, अगर आप उनको देखिए और उस वक्त के अखबार निकालिए, तो 17 फरवरी 1931 को हिमांशु जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी लॉर्ड इरविन के साथ, जो वाइसरॉय थे। 18 फरवरी को गांधी जी ने उनसे अपील की, भगत सिंह जी के लिए अपील की, बोला कि ये फॉर्मल एजेंडा में नहीं है पर मैं इसको फिर भी उठाना चाहता हूं। 20 मार्च को उसके बाद 1931 को गांधी जी ने, जो उस समय भारत के होम सेक्रेटरी थे एमरसन, उनसे बात की कि भगत सिंह जी की फांसी की सजा माफ हो जाए, और भगत सिंह नहीं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों की बात थी। उसके बाद उन्होंने आसफ अली को भेजा जेल में तीनों से मिलने के लिए, भगत सिंह जी से मिलने नहीं दिया गया, उस समय जेलर ने मना कर दिया। उसके बाद 21 मार्च को गांधी जी फिर इरविन से मिले, लॉर्ड इरविन से। उसके बाद 22 मार्च को गांधी जी फिर लॉर्ड इरविन से मिले, और उसके बाद 23 मार्च को, क्योंकि 24 मार्च को फांसी की तारीख मुकर्रर थी, तय थी, तो आखिरी कोशिश उन्होंने की इरविन को एक निजी पत्र लिख के कि ये गलत हो रहा है। और यही नहीं, तेज बहादुर सप्रू जो उस समय बहुत बड़े वकील थे, उनको भी वाइसरॉय के पास भेजा था इस बीच में कि लीगल पॉइंट पे ये गलत हो रहा है, इसको समझाने के लिए, लेकिन ब्रिटिश सरकार मानी नहीं। तो ये कहना कि गांधी जी ने कोशिश नहीं की, ये गलत है। लेकिन उस वक्त आरएसएस ने क्या कोशिश की, हिंदू महासभा ने क्या कोशिश की, इसके बारे में आरएसएस के लोग खामोश हैं। और ये उस समय भी बड़ा संगठन बन चुका था हिमांशु जी, बड़ा संगठन 1931 में बन चुका था। आप आरएसएस की वेबसाइट पे जाके देखिए, उसकी आज की ऑफिशियल वेबसाइट पे उसमें एक टाइमलाइन दे रखी है कि आरएसएस में कब कब क्या क्या हुआ। 1931 में इस फांसी का उसकी वेबसाइट पे कोई जिक्र नहीं है, और उस पूरे पीरियड में आजादी के आंदोलन में उन्होंने क्या किया उसका कोई जिक्र नहीं है। उस पीरियड में बारदोलोई का आंदोलन हुआ, दांडी यात्रा हुई, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट हुआ, क्रिप्स मिशन आया, साइमंस कमीशन आया, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। इनकी अपनी वेबसाइट पे आरएसएस ने क्या किया, एक शब्द नहीं है, एक शब्द। तो ये कहना कि गांधी जी ने तो ट्राई किया, असफल हुए, ये रिकॉर्डेड है, इसको झूठ तरह से फैलाया जाता है, लेकिन आरएसएस ने निश्चित रूप से कुछ नहीं किया, ये फैक्ट है। गुरुजी सफल जी एक अलग ही नजरिए के साथ में हमारे साथ में, उन्होंने कहा गांधी जी ने क्या कोशिशें की, ये तो ऐतिहासिक रूप से सत्य के रूप में, दस्तावेजी सबूतों के रूप में मौजूद है। पर जिस प्रकार से सवाल भाजपा से जुड़े हुए लोग, संघ से जुड़े हुए लोग, या कंगना रनौत जैसे सरकार समर्थक लोग जो इस देश में आजादी ही तब से मानते हैं जब भाजपा की स्पष्ट बहुमत की सरकार आ गई, उनसे गुरदीप सप्पल का सवाल है कि भाई उस समय पे संघ ने क्या किया। जब मैं चिंतामणि जी के पास आऊंगा तो उसका उत्तर पूछूंगा, लेकिन मैं इस विषय को थोड़ा और विस्तार देना चाहता हूं। और कंगना रनौत अब महज अभिनेत्री नहीं है, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित है गुरदीप जी, इसलिए उनकी बात को हमें थोड़ी अहमियत देनी चाहिए, नजरअंदाज नहीं कर सकते कि कोई जरा कुछ भी बोल दिया। तो उन्होंने एक दृष्टि दी है, और वो दृष्टि ये दी है कि देखिए आप या तो सुभाष चंद्र बोस के समर्थक हो सकते हैं या गांधी जी के प्रशंसक हो सकते हैं, दोनों तो नहीं हो सकते। तो गुरदीप जी आप कहां खड़े हैं? कंगना रनौत एक बेहतरीन अदाकारा है जी, बेहतरीन अदाकारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी, और वो अपनी बात को कहने का उनका पूरा हक है, चाहे वो कितनी मूर्खतापूर्ण बात करें जी। हमको उसको इसलिए डिस्कस करना है, वो उन बातों को आवाज दे रही है जो बातों को गली मोहल्लों में फैलाया जाता है भारत की आजादी के नायकों के खिलाफ। जी, सुभाष चंद्र बोस ने जब कांग्रेस छोड़ी हिमांशु जी, और जब आईएनए का जो गठन हो चुका था उनसे पहले मोहन सिंह ने किया था और बोला कि आप आके नेतृत्व संभालिए, तो उन्होंने 3 ब्रिगेड बनाई, 3 जी, एक नेहरू ब्रिगेड, एक गांधी ब्रिगेड, एक आजाद ब्रिगेड। उन्होंने सावरकर ब्रिगेड नहीं बनाई, उन्होंने गोलवरकर ब्रिगेड नहीं बनाई, उन्होंने हेगड़ेवार ब्रिगेड नहीं बनाई, जबकि 1930 में अंतिम समय में जब हेगड़ेवार जी के वो उनसे मिले थे, ऐसा नहीं है उनको जानते नहीं थे, उनके नाम पे उन्होंने कुछ नहीं किया जी। दूसरी बात, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बीजेपी के बहुत बड़े नेता जनसंघ के थे उस माने गए बाद में, उन्होंने ये स्पष्ट लिखा अपनी डायरी में कि जब वो बोस से मिले थे
मिड 40s में, तो उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई के लिए आपको लोग चाहिए तो हिंदू महासभा को हम बंगाल में मजबूत करते हैं। तो उन्होंने डायरी में लिखा, बोस साहब का जवाब, नेताजी का जवाब लिखा कि अगर हिंदू महासभा की मुझे जरूरत पड़ी तो मैं ये इंश्योर करूंगा, और चाहे इसके लिए ताकत ही क्यों ना लगानी पड़े, कि पैदा होने से पहले उसको तोड़ दिया जाए, क्योंकि वो भारत के हित में नहीं है। ये इनको नहीं मालूम है। ये खुद श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डायरी में लिखा है। तीसरी बात, बोस की आईएनए के खिलाफ सावरकर साहब ने ब्रिटिश सेना में भर्ती की, जो सेना के लोग आईएनए के खिलाफ लड़े, जो आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। चौथी बात, आज जब ये लड़ाई खत्म हो गई, वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया और आईएनए का लाल किला में ट्रायल चला, आईएनए के लोगों का ट्रायल चला, तो उस ट्रायल में कांग्रेस की डिफेंस कमेटी बनाई, नेहरू जी थे, आसफ अली थे, बाकी लोग थे उसके अंदर, लेकिन आरएसएस की ओर से कोई प्रयास नहीं हुआ। ये तथ्यों के रूप में गुरुजी सप्पल जी कह रहे हैं। पर सप्पल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा बहुत विनम्रता पूर्वक, माफी के साथ। मेरे साथ में सुभाषिनी अली जी जुड़ गई हैं, क्योंकि वो सफर में, इसलिए उनके वक्तव्य को हमारे लिए सुनना महत्वपूर्ण हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस की जो अनन्य सहयोगी रही लक्ष्मी सहगल, उनकी सुपुत्री है सुभाषिनी अली, सांसद रही हैं, वामपंथी नेता हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि कंगना रनौत, जिस फिल्म क्षेत्र से सुभाषिनी जी आप भी ताल्लुक रखती है, उनका कहना है या तो आप महात्मा गांधी के प्रशंसक हो सकते हैं या सुभाष चंद्र बोस के समर्थक। सुभाषिनी अली जी, जो परंपरागत रूप से सुभाष चंद्र बोस के साथ अपने आप को संबद्ध रखती हैं, क्या उत्तर देती हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं उस महिला के बारे में तो कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं सोचती नहीं हूँ कि उनके बारे में कुछ कहना उचित है जी। और उनके विचार कैसे हैं, क्या है, वो भी मुझे नहीं लगता कि कोई गंभीर चर्चा का विषय होना चाहिए जी। जहाँ तक नेताजी और गांधी जी के रिश्ते का सवाल है, देखिए, ये नहीं हो सकता कि हम लोग ये कहें कि एक दूसरे के वो बहुत प्रशंसक थे और एक दूसरे की पूजा करते, वो बात नहीं है। वो दोनों बहुत बड़े लोग थे, वो दोनों बहुत बड़े स्वतंत्रता के प्रति समर्पित नेता थे, और उनके आपस में बहुत बड़े मतभेद थे, जैसे कि सोचने समझने वाले लोगों के बीच में होते हैं। जब नेताजी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए तो गांधी जी को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि नेताजी जो कांग्रेस का वाम पंथ था, उसके वो प्रतिनिधि थे, और जो एक नौजवानों में जो जोश उस समय पैदा हुआ था, उसका वो प्रतिनिधित्व करते थे। गांधी जी एक दूसरी विचारधारा रखते थे, और वो समाजवाद और समाजवादी विचारों को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। उसके बाद जब नेताजी फिर खड़े हुए और वो जीत भी गए, तो गांधी जी को उनकी वो दूसरी जीत स्वीकार नहीं हुई, और उनका जो विरोध किया नेताजी का वल्लभ भाई पटेल और दूसरे लोगों ने, तो गांधी जी एक तरह से उनके साथ थे, और नेताजी भी समझ गए कि बिना गांधी जी के समर्थन के वो कांग्रेस पार्टी को चला नहीं पाते, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे से घृणा करते थे या एक दूसरे के दुश्मन बन गए। वो दोनों ये मानते थे कि दोनों में बहुत बहुत बड़े गुण थे, लेकिन उनके विचार कई मामलों में नहीं मिलते थे, और यही बड़प्पन का एक प्रमाण होता है, जब आप दूसरे को फिर भी बड़ा समझें, उसके विचारों से मतभेद रखने के बावजूद। ये बातें आजकल लोग बिल्कुल समझने में असमर्थ हो गए हैं, और इसीलिए दो बातों पर ही मैं थोड़ा सा कहूंगी। जब आजाद हिंद फौज बनाई नेताजी ने, तो उन्होंने एक रेजिमेंट गांधी जी के नाम पर भी रखा, नेहरू जी के नाम पर भी रखा, और जब भी वो बात करते थे तो गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन और महात्मा के रूप में संबोधित करते थे, और हमेशा उनको राष्ट्रीय आंदोलन के नेता के रूप में ही देखते थे और प्रस्तुत करते थे। ये आप उनके हर ब्रॉडकास्ट में देख सकते हैं, उनके हर लेख में देख सकते हैं। उन्होंने कभी भी कोई टिप्पणी या कोई ओछी आलोचना गांधी जी की नहीं की। हाँ, उन्होंने हमेशा ये कहा कि हमारे उनसे मतभेद है, मैं नहीं मानता कि उनके रास्ते से हमें स्वराज या हमें आजादी मिल सकती है, मेरा रास्ता अलग है। मैं नहीं मानता कि बिना अंग्रेजों को
मतलब रणभूमि में चुनौती दिए आजादी नहीं मिल सकती है। और मैं समझती हूँ कि बहुत हद तक वो सही भी थे। लेकिन जब उनकी मौत की खबर आई और आजाद हिंद फौज के लोग लाल किले में गिरफ्तार किए गए और उनमें जो 3 प्रमुख लोग थे जिनके खिलाफ अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया, उसमें मेरे पिताजी भी थे, कर्नल सहगल। 3 लोग थे, सहगल, ढिल्लों, शाहनवाज। एक डिफेंस कमेटी बनाई और उसमें आप प्लीज कभी भी भोलाभाई देसाई जी का नाम मत भूलिएगा, क्योंकि वही थे जिन्होंने वो केस लड़ा, बाकी लोग तो सपोर्ट में थे। वो एक बात है। दूसरी बात, जो लोग बंद थे लाल किले में, गांधी जी उनसे मिलने गए और गांधी जी जो वहाँ आजाद हिंद फौज के जो साधारण सैनिक थे उनके साथ बैठे, उनके साथ बातचीत की। और जब उन्होंने कहा कि बड़ी अजीब बात है कि यहाँ लोग मुस्लिम चाय और हिंदू चाय बेचते हैं, तो उन्होंने कहा कि दोनों को मिला करके हिंदुस्तानी चाय बना के पियो। मतलब ये बहुत प्यार से उन्होंने उनसे बातचीत की। ये नहीं कहा कि तुम लोगों ने हिंसा का रास्ता अपनाया, अहिंसा छोड़ा, मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ। बहुत प्यार के साथ वो उन लोगों के साथ मिले और उनके साथ बातचीत की। और हमेशा उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस जैसा राष्ट्रभक्त पैदा ही नहीं हुआ इस देश में। और हमेशा उन्होंने उनका सम्मान किया और कहा कि मैं मतलब सोच भी नहीं सकता हूँ कि उस आदमी ने कितना कुछ किया देश को आजाद करने के लिए। तो यहाँ जब सावरकर की बात आती है तो ये बहुत अजीब मुझे लगता है, क्योंकि सावरकर तो नेताजी को हिंदू जहादी कहते थे। वो कहते थे ये तो मुस्लिम परस्त आदमी है, इसने मेयर के रूप में मुसलमानों को आरक्षण दिया नौकरियों में, नगर महापालिका में कलकत्ते के अंदर। ये आदमी तो उर्दू कितने बात के नारे उसने दिए आजाद हिंद फौज को। ये कैसा जिहादी है, ये हिंदू जिहादी है। और नेताजी भी हिंदू महासभा से नफरत करते थे। उन्होंने जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उन्होंने एक नियम बनाया कि अगर कोई भी कांग्रेस का सदस्य मुस्लिम लीग या हिंदू महासभा या मतलब का मेंबर बनता है तो उसको कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ेगा, उसको कांग्रेस से निकाला जाएगा। तो वो सांप्रदायिकता को सबसे सबसे बड़ा दुश्मन राष्ट्रीय आंदोलन का मानते थे। वो कहते थे कि सांप्रदायिकता के चलते हमारा जो आजादी की लड़ाई है वही कमजोर पड़ रही है। और उन्होंने कहा था कि ये हिंदू महासभा की आम सभा मत होने दो कलकत्ते के अंदर, उनका मतलब उनके सभा का विरोध करो। तो ये सारी बातें लोगों को मालूम होनी चाहिए। अब कैसे हम लोगों तक पहुंचाएं, वो तो किताबों को भी बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहे हैं। लेकिन अगर लोग केवल नेताजी की किताबें उठा करके पढ़ेंगे तो उनके समझ में आएगा कि वो कितने मतलब धर्मनिरपेक्ष थे, कितने ज्यादा वो इस बात का हमेशा ध्यान रखते थे कि सारे धर्म के लोग बिल्कुल एक रहें और उनके बीच में कोई ऐसी भावना न हो कि कोई मतलब ज्यादा ताकतवर है और कोई कमजोर है। तो यहाँ पर उनके और गांधी जी के विचार कितने मिलते हैं। अगर हम गांधी जी को देखें कि उन्होंने विभाजन का विरोध किया, उन्होंने दंगों का विरोध किया, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी दंगों को रोकने के लिए। तो ये सारे वो काम है कि अगर नेताजी की मौत न होती तो वो भी उनके साथ मिलकर के करते। तो वो एक दूसरे के मैं कहूंगी प्रशंसक थे, वो एक दूसरे को चाहते थे और वो एक दूसरे की इतनी इज्जत करते थे कि वो अपने मतभेदों को छुपाने की जरूरत नहीं समझते थे। वो खुले रूप में अपने मतभेदों को सामने रखते थे और अपने मतभेदों को लेकर के एक दूसरे का विरोध भी करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे के प्रति उनका सम्मान या उनका स्नेह रत्ती भर भी कहीं कम हुआ हो। और ये कहना सुभाषिनी अली जी ने हमारे साथ उस समय की घटनाओं को साझा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाषिनी जी, इतने महत्वपूर्ण मौके पर आप हमारे साथ जुड़ी। तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ में इतिहासकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी हैं। अलूने जी थोड़ा सा और विस्तार देने की कोशिश करते हैं। सुभाषिनी जी ने तो बता दिया कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी को अलग अलग देखने की जरूरत नहीं, उनका मूलतः विरोध एक ही संदर्भ में था कि आजादी अहिंसा के रास्ते या संघर्ष के रास्ते। लेकिन इसके अलावा कई मुद्दों पर उनकी एक राय भी थी। लेकिन आपसे समझना ये चाहता हूं बतौर इतिहासकार कि क्या 1947 की आजादी नहीं थी?
क्योंकि चिंतामणि जी कह रहे हैं बात होनी चाहिए, आजादी है इसलिए इस पर भी बात होनी चाहिए। तो आपसे समझना चाहता हूं बतौर इतिहासकार कि आजादी के जिस स्वतंत्रता संग्राम को हमने 1947 के संदर्भ में पढ़ा है, जो 1857 से लेकर 1947 तक कई घटनाक्रमों के माध्यम से गुजरा है, किस रूप में समझे हम अलूने जी? देखिए हिमांशु जी, कंगना रनावत ने बात तो सही शुरू की थी 1857 से जी, लेकिन वो उसका अंत नहीं कर पाई, क्योंकि नेता और अभिनेता में हमको फर्क समझना पड़ेगा जी। जो नेता है उनका इस देश के विकास में योगदान रहा है, चाहे महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर आप नरेंद्र मोदी जी तक ले लें, सबका अपना अपना योगदान है। लेकिन अभिनेताओं का क्या योगदान है? वो चाहे तो नायक बन जाए, वो चाहे तो खलनायक बन जाए, वो अपने किरदार के हिसाब से कुछ भी बन सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह कि हम जब गांधी की बात कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत ही दिलचस्प बात बताना चाहूंगा मैं आपसे कि जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मुंबई के जिस मैदान से हुई थी 9 अगस्त 1942 को हुई थी जी। तो जो 9 अगस्त 1942 का दिन था वो काकोरी कांड के लिए था जी। मतलब जो गांधी थे उनके मन में काकोरी कांड था, मतलब वो क्रांतिकारियों का समर्थन करते थे। काकोरी कांड का इतिहास हम सबको पता है, जब क्रांतिकारियों ने ट्रेन को लूटी थी, अंग्रेजों से ट्रेन को लूटी थी। दूसरी बात, उस दौर में लोकमान्य तिलक जो थे, लोकमान्य तिलक को एक तौर पर हिंदूवादी नेता कहा जाता था, लेकिन जो 1942 में जो चंदा इकट्ठा किया गया था आंदोलन को आगे ले जाने के लिए, या भारत छोड़ो आंदोलन को ले जाने के लिए, उसको लोकमान्य तिलक के नाम पर इकट्ठा किया गया था और हिंदू और मुसलमान दोनों का उसमें योगदान था जी। अगली बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस जो कि आजाद हिंद फौज को बना चुके थे, और उस समय जबकि द्वितीय विश्व युद्ध का दबाव पड़ रहा था, तो जो सुभाष चंद्र बोस और गांधी के बीच इतना समन्वय था उस समय कि भारत छोड़ो आंदोलन करने का बहुत मुफीद टाइम उसको समझा गया, क्योंकि न केवल आंतरिक हिसाब से दबाव डाला जाए लेकिन वैदेशिक हिसाब से भी दबाव डाला जाए। अब बात आती है 1947 में। देखिए, मैं इस बात को पहले तो यहाँ पर कि जो अभिनेताओं को इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि जो कंगना रनावत का जन्म संभवतः 1987 में हुआ, और ये वो दौर था जब इलाहाबाद से अमिताभ सांसद थे। तो जब अमिताभ से बहुगुणा चुनाव हार गए थे, तो बहुगुणा ने एक दिलचस्प बात कही थी कि मुझे अफसोस है कि इस देश के जो लोग हैं वो नेताओं और अभिनेताओं में फर्क नहीं समझते कि नेता क्या कर सकते और अभिनेता क्या कर सकते हैं। अब बात 1947 की करते हैं हम लोग जी। 1947 में क्या हुआ था? बड़ा दिलचस्प प्रश्न पूछा है आपने। तो 15 अगस्त 1947 को जब जवाहरलाल नेहरू नई दिल्ली में तिरंगा फहरा रहे थे, उस समय जो महात्मा गांधी थे वो कोलकाता में थे, और कोलकाता में तत्कालीन कलकत्ता था, वहां पर वो दंगे शांत करवा रहे थे। तो उनसे नेता आए मिलने, और नेताओं ने कहा कि आइए हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो गांधी ने कहा था कैसा स्वतंत्रता दिवस, मैं तो इसकी मातम पुरजी कर रहा हूं क्योंकि देश जो है सांप्रदायिक आग में जल रहा है। दूसरी बात है, उन्होंने नेताओं से उस दिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही थी कि ये आजादी हमको इसलिए मिली है क्योंकि हमको इस देश को बनाना है। ये आजादी हमको इसलिए मिली है क्योंकि जो हमने खोया इतने सालों में उसको हमको दुरुस्त करना है। मतलब साफ है कि इस देश में देखिए, गांधी का आप आंदोलन पूरा का पूरा देखिए तो गांधी का आंदोलन या जो आजादी का आंदोलन था वो सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था। वो जो आजादी का आंदोलन था उसमें सामाजिक न्याय भी था, उसमें आर्थिक असमानता के विरुद्ध संघर्ष था, उसमें सामाजिक असमानता के विरुद्ध संघर्ष था। यही कारण है कि जो महात्मा गांधी वो जब भी कहीं पर जाते थे तो अंततः वो दलितों की बस्तियों में क्यों रुकते थे, अंततः वो अपने आश्रम में दलितों को क्यों रुकवाना चाहते थे। तो जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, क्या इस देश में आर्थिक असमानता खत्म हो गई? क्या इस देश में सामाजिक असमानता खत्म हो गई? यदि ये नहीं हुई है तो फिर हमको आजादी कहां पर मिली है? तो जो लोग ये कहते हैं कि 1947 में हुआ क्या था, उनको इस बात का एहसास रखना पड़ेगा कि 2021 में हम चल रहे हैं, लेकिन आज भी जो अमीर है उनकी हवेलियां ऊंची होती जा रही है। तो हमको लगता है ये असली भारत है, लेकिन असली भारत उन गांव में 68% गांव में बसता है जहां पर सामाजिक असमानता से आज भी लोग जूझते हैं, जहां पर दलितों की बस्तियों में आज भी पत्थर फेंके जाते हैं, जहां पर दलितों की बारातों में पत्थर फेंके जाते हैं। आज ये देश अमीरों का देश हो सकता है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि भूखमरी से मरने वाले दुनिया के सबसे ज्यादा जो लोग हैं
वो इसी भारत से है। तो हमको आजादी को व्यापक परिप्रेक्ष्य में लेना पड़ेगा और इस बात को समझना पड़ेगा कि हमको अंग्रेजों से आजादी चाहिए थी, वो तो मिल गई, लेकिन असल आजादी तब होगी जब इस देश का जो अंतिम व्यक्ति है वो सुकून से अपने घरों में आराम कर पाएगा, वो सुकून से दो जून की रोटी पा पाएगा, इस देश के सभी युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, तब असल आजादी मिलेगी। और उसी असल आजादी की बात गांधी ने कही थी, जिससे कंगना रनावत जैसे लोग कभी समझ नहीं सकते। और यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि ये कंगना रनावत जैसे लोगों को, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जो आजादी के संघर्ष के लिए बनाई गई थी, और वर्तमान कांग्रेस है, इसमें फर्क समझना पड़ेगा। क्योंकि जब उस दौर में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, कांग्रेस का मतलब सभा होता है, तो ये जो लोग हैं ये गांधी को निशाना बनाते बनाते पूरे देश को निशाना बनाने लगे हैं। और आप गांधी को निशाना, जब औपनिवेशिक काल में तो चूंकि अंग्रेज थे, अंग्रेज गांधी से डरते थे, तो गांधी पर व्यक्तिगत हमले करते थे, लेकिन आजाद भारत में गांधी से किसको खतरा है और गांधी को क्यों निशाना बनाया जाता है, ये समझ से परे है। ये समझ से परे है। ये अलूने जी ने एक अलग स्तर पर इस चर्चा को पहुंचाया है। मैं बहुत आभारी हूं अलूने जी, जितने आपने तथ्यों के साथ बात रखी, लेकिन आपने जहां पे बात को छोड़ा है वहां से प्रेम कुमार जी से इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि औपनिवेशिक काल में गांधी जी से अंग्रेज डरते थे, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जाता था। पर आजाद भारत में गांधी जी को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, ये समझ से परे है। प्रेम कुमार जी, समझना ये चाहता हूं कि गांधी जी तो 1948 में दुनिया से चले गए, पर गांधी नेहरू के नाम पर उनका परिवार सियासत में बना रहा। नेहरू जी तो स्वयं सियासत में रहे, बाद में उनकी पीढ़ियां सियासत में हैं। क्या इन पीढ़ियों का सियासत में रहना इन नेताओं के योगदान को निशाने पर ला रहा है? क्या उनके बलिदान को भुनाने की कोशिश समय समय पर कांग्रेस ने की? उस खतरे को महसूस करके भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस विरोधी दल उन्हें निशाने पर ले रहे हैं, और ये कांग्रेस की कमजोरी, कांग्रेस की लाचारी है कि वह अतीत के उन गौरव को सही रूप से आने वाली पीढ़ियों को संप्रेषित नहीं कर पा रही है, और इसीलिए ये सारा कुछ किस्सा चल रहा है। डॉक्टर हिमांशु जी, कंगना रनावत ने जो बात छेड़ी है जी, वो एक पूरी विचारधारा की लड़ाई है इस देश में जी। कंगना रनावत को हम अभिनेत्री बोल दे, कम अनुभव वाला बोल दे, बात वो नहीं है जी। बात है कि वो जिन मुद्दों को उठा रही है वो मुद्दे वही हैं जो संघ और बीजेपी लगातार उठाते रहे हैं जी। वही मुद्दे, समान रूप से मुद्दे, और ये विचारधारा की लड़ाई है। कंगना रनावत का महत्व इसलिए है जो वो बोल रही हैं, क्योंकि उनको कंगना रनावत तो एक व्यक्ति है, लेकिन उनके विचारों को पद्म सम्मान देने वाले जो लोग हैं, हमारा सवाल उनसे है, लड़ाई जहां होगी विचारधारात्मक वहां होगी। कंगना रनावत तो बस एक इस्तेमाल हो रही है किसी सिस्टम के तहत। एक ये विचारधारा की लड़ाई है, पहली बात। दूसरी बात जो आपने सवाल किया, गांधी के विरोधी आज कौन हो सकते? जी। जो लोग खिलाफत मूवमेंट को, गांधी जी के खिलाफत मूवमेंट को तुष्टीकरण बताते हैं, जो लोग गांधी जी के उस धरने को, उस अनशन को कि पाकिस्तान को उसका मुआवजा मिलना चाहिए, उसको हिंदुस्तान के खिलाफ बताते हैं, जो लोग कोलकाता में दंगा शांत कराने के लिए गांधी जाते हैं, उनकी एक आवाज पर दंगा शांत हो जाता है, जो और उसके भी विरोधी हैं, वो गांधी जो बांग्लादेश में जाकर के जो मारकाट मची थी तब के पाकिस्तान में, वहां जाते हैं और उनकी अगली योजना पाकिस्तान जाने की होती है। तो वहां भी हम जाएंगे और वहां के जो अल्पसंख्यक हैं यानी हिंदू सिख, उनको बचाने के लिए हम जिन्ना और लियाकत से बात करेंगे, लेकिन वो पहुंच नहीं पाते और उनकी हत्या हो जाती है। तो वही लोग, वही धड़ा गांधी का विरोधी है, जो जिनको कि उनका चश्मा और स्वच्छता तो उनको पसंद है, लेकिन गांधी जी की सत्य, अहिंसा और वो व्यापक सोच कि पंचायती राज, स्वावलंबन, छुआछूत के खिलाफ समाज खड़ा हो, ये जो व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ उन्होंने जो अपना फलक बढ़ाया था, उसको आगे ले चलने से परहेज करते। आज आप देखें कि कंगना रनावत जो बोल रही, सत्ताधारी दल से हमारे साथ बैठे हुए चिंतामणि जी भी, वो उनकी आवाज के साथ हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता
रहे, उनकी ओर से जो बयान आया वो उनके खिलाफ नहीं रहे, वो तटस्थ दिखे। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी में गुजरात सेंट्रिक जो पॉलिटिक्स चलती रही है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू के बरस सरदार वल्लभ भाई पटेल को आगे बढ़ाना है, गांधी को बचाना भी है, चूंकि वो गुजरात सेंट्रिक पॉलिटिक्स चलती है, तो गांधी को कैसे बचाएंगे? इस धारणा के जिस विचार का मैंने जिक्र किया कि गांधी को तुष्टीकरण और तमाम चीजों का सेंटर में बता करके विरोध भी करना है, लेकिन चूंकि गुजरात से हैं गांधी जी, तो उनका हठात उनको नकारना भी नहीं है, तो उनकी स्वच्छता को ले लो। तो ये जो अंतर विरोध भारतीय जनता पार्टी में है वो दिख रहा, ये उनके प्रवक्ता में भी और उनके तमाम नेताओं के अलग अलग वक्तव्यों में। लेकिन कंगना रनावत का हम आभार मानते हैं कि एक बड़ी बहस को, वैचारिक आधार पर बड़ी बहस को शुरू करने, आगे बढ़ाने का वो माध्यम बनी है, वो बोल रही। हमें आभार होना चाहिए, जताना चाहिए कि एक अवसर पैदा हुआ है कि आप जैसे डॉक्टर हिमांशु जी, आप जैसे व्यक्ति जिन्होंने पहले कंगना रनावत ने न जाने कितने बयान दिए हो, कभी आपने डिबेट नहीं किया कंगना रनावत पर, लेकिन आज आप कर रहे हैं, तो क्योंकि उसका कारण वैचारिक है, जैसा कि मैंने पहले कहा जी। अब गांधी जी को लेकर के बात होती है, गांधी जी सबके ही दुश्मन हो गए। अरे भगत सिंह को भी मरवा दिया, सुभाष चंद्र बोस को भी पार्टी से निकलवा दिया, अंबेडकर को भी झुका दिया। अरे पूरा देश अगर गांधी के सामने झुक ही रहा था, तो फिर गांधी जी से शिकायत करे कि उनकी महानता के बारे में बोले। पूरा देश गांधी जी के सामने झुक रहा था, भगत सिंह, आप सुभाष चंद्र बोस, तमाम बातें। और आज आजाद भारत में हम गांधी जी की पीठ पीछे आलोचना करते हैं, उनको तुष्टीकरण से जोड़ते हैं। गांधी जी का जो भव्य दर्शन है, जो राजनीति लंबे समय से आजाद हिंदुस्तान में चली है, उस जो समरसता की राजनीति है, जो सेकुलर कंट्री है, ये हिंदुस्तान सेकुलर कंट्री क्यों बना? अरे गांधी जी ने नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, तो वो भी गलत काम कर दिया। अरे गांधी जी ने नेहरू को बनाया और नेहरू गांधी जी के आदर्शों को लेकर चले। मैंने पहले भी कहा है आपकी डिबेट में विभिन्न मौकों पर, हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ ये बोलना गलत है। हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग, एक मुस्लिम राष्ट्र बना, इस्लामिक राष्ट्र बना, लेकिन हिंदुस्तान तो पहले भी सेकुलर था, हिंदुस्तान बाद में भी सेकुलर रहा। और उसके बाद जिनके पास पंडित नेहरू नहीं थे, गांधी का वारिस नहीं था, गांधी के विचारों का उत्तराधिकारी नहीं था, वो तमाम देश तानाशाही देशों में तब्दील होते गए। तीसरी दुनिया का इतिहास देख लीजिए, यही है। तीसरी दुनिया में अगर हिंदुस्तान सेकुलर देश रह सका है, तो इसलिए कि गांधी थे, उनकी विरासत को संभालने वाले नेहरू थे। आज उस सोच पर चोट हो रही, आज उस सोच को खारिज करने की कोशिश हो रही है, इसलिए यह बहस बड़ी है। और यह बहस लंबे समय तक चलेगी, आने वाले समय में चलेगी, और हमें अध्ययन भी करना पड़ेगा, और जो झूठ फैलाए जा रहे हैं उससे भी लड़ना पड़ेगा। ये उस झूठ से हमें लगातार लड़ना पड़ेगा। मैं वापस आता हूं चिंतामणि जी आपके पास में। आपने शुरुआत में कहा मैं कोई कंगना रनौत का प्रवक्ता नहीं हूं। हमने आपको कंगना रनौत के प्रवक्ता के तौर पर आमंत्रित भी नहीं किया। हमने उस राजनीतिक दल के प्रमुख नेता के तौर पर आपको बुलाया है जो इस देश में स्पष्ट बहुमत की सरकार 2-2 बार बनाने में लगातार कामयाब रही है, और उस सरकार ने ऐसे विचार रखने वाली अभिनेत्री को पद्मश्री सम्मान से नवाजा है। आपका ये कदम अपने आप में इन विचारों के साथ खड़ा होने की पुष्टि करता है। खिलाफत में आप बोलते भी नहीं हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि कुल मिलाकर 1947 में मिली हुई आजादी को आप, चिंतामणि मालवीय जी, भीख की दृष्टि से ही देखते हैं? एक सवाल। दूसरा, बलूनी जी ने बड़े विस्तार के साथ कहा कि आजादी के मायने बड़े व्यापक है, और वो व्यापकता पे अगर आप बात करते हैं तो असल आजादी का अभी भी हमें इंतजार है। लेकिन कंगना रनौत जी ने यह ज्ञान हम लोगों को दिया है कि 2014 में असली आजादी भी मिल गई। 1947 में जो भीख में मिली थी वो तो ठीक थी, पर 2014 में असली मिल गई, और उसमें इजाफा किया आपके मित्र और मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने। उन्होंने आज ही यह बयान दिया है और यह बताया है कि इस देश के ग्रामीण जनता को आर्थिक आजादी 2021 में मिली है। तो अब आपसे सवाल है कि 2014 में असली आजादी मिली,
पर आपके ही कृषि मंत्री माननीय कमल पटेल ने बताया कि 2021 में मिली। तो ये जो 7 साल का समय था वो हम गुलामी में काटने के लिए क्यों विवश रहे? तो ये कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत में चिंतामणि जी अपने विचारों को साझा करें, थोड़ा दृष्टि मिले, क्योंकि सभी इस राय के साथ में है कि एक विचारधारा का संघर्ष है। तो थोड़ा आपके विचारों को जाने हम लोग। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट मत के साथ हूं कि हमारी आजादी सन 1947 में मिली, वो एक राजनीतिक आजादी थी। तो आजादी का विश्लेषण करने का जितना अधिकार हमारे मित्र परमजीत अलूने जी को है, उतना ही अधिकार उस अभिनेत्री को भी है जी, और उतना ही अधिकार कमल पटेल जी को भी है, क्योंकि आजादी के मायने सब अपने अपने अनुसार विवेचन, विश्लेषण और समीक्षा कर सकते हैं। तो ये कोई अंतर करना, इसमें कोई गुणात्मक अंतर नहीं है। ये सब एक जैसी बात है कि भाई आजादी ये है, आजादी ये है, आजादी ये है। तो मुझे लगता है कि उस बहस में बहुत जितना बड़ी आपकी बात कोई माना, केवल इतना भर बता दीजिए, 1947 में राजनीतिक आजादी मिली, भीख में मिली या पुरुषार्थ और संघर्ष के एवज में मिली? इस पर ही कह लीजिए। वो हमारे 200 साल के संघर्षों का नतीजा है, और जो संघर्ष बहुत घनीभूत हो गया उस अंतिम दशक में, वो उसी का परिणाम है। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है, लाखों लोग मरे हैं। चिंतामणि जी इतनी आसानी से बच के निकलिए मत, अभी पूरी बात पे रहिए ना। आपके द्वारा अर्थात आपकी सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित महान अदाकारा कंगना रनौत ने बताया कि 1947 में आजादी नहीं, भीख थी। कुछ कहिए ना इस पर, इस भीख के संदर्भ में थोड़ा बताइए ना। इसके विरोध में, इसके संदर्भ में माफी की मांग, इसके संदर्भ में क्षमा की मांग, कंगना रनौत के खिलाफ कोई मामला दर्ज करने की पहल, ऐसा कुछ भाजपा से दिखाई नहीं दे रहा। अगर कहीं गुरदीप सप्पल जी या उनकी पार्टी के किसी आदमी ने ऐसा कुछ बोल दिया होता तो गुरदीप सप्पल जी इस समय जमानत करा रहे होते, हमारे साथ कार्यक्रम में नहीं बैठे होते। इसलिए आपसे सवाल है, एक अमेरिका में वो स्टैंड अप कॉमेडियन ने एक बयान दे दिया है, उसका मध्य प्रदेश में आना आपके गृहमंत्री प्रतिबंधित किए दे रहे हैं, और एक महिला आपके द्वारा इस कदर सम्मानित की जा रही है, ये बताते हुए कि हमें 1947 में भीख मिली थी। चिंतामणि जी देखिए, पद्मश्री मिला उनको कला के कारण, वो पहले मिला इस बयान के, इसलिए इस बयान को पद्मश्री से जोड़ना, ये गाड़ी को घोड़े से आगे रखना है। तो मुझे लगता है ये बहुत अतार्किकता है कि वो ऐसा हो गया तो उन्होंने, ये भाई बात की बात है, आगे जाकर के वो 4 शादियां तो 4 शादियां कर ले तो क्या आप इसको पद्मश्री से जोड़ेंगे? उनकी अपनी स्वतंत्रता है, वो चाहे जैसा विचार रखे, उनको जो लगता है उन्होंने कहा उस पर देश चर्चा कर रहा है, क्योंकि उनकी बात में दम है और लोगों को उस पर चर्चा करने को विवश होना पड़ता है। हिमांशु द्विवेदी जैसे प्रख्यात पत्रकार भी उस पर बहस कराते हैं, इसका मतलब उसकी बात में कोई सत्यांश जरूर है। लेकिन यहाँ मैं अकेला उस विचार का प्रतिनिधि हूं और मुझ पर तमाम हमले, इसलिए मुझे थोड़ा समय दिया जाए। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जो बात कर रहे थे कि साहब बहुत घनिष्ठता थी गांधी जी की, तो उन्हें ये भी बात दिला दूं कि गांधी जी के ने जो सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट सितारा मैया को खड़ा किया था और कहा था कि सितारा मैया का हार मेरी हार है, और ये भी तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने स्ट्रेचर पे लाकर के इस्तीफा करवाया है सुभाष चंद्र बोस से। और जो हिंदू महासभा का दुश्मन बता रहे हैं सुभाष चंद्र बोस को, उन्हें यह भी बता दूं कि रास बिहारी बोस जो वो हिंदू महासभा के ही नेता थे, जो जापान में थे, वो हिंदू महासभा के वहां के प्रभारी थे, वहां के ऑफिस बेरर्स थे। और यह भी बता दूं कि जहां से जाने के पहले सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद वीर सावरकर से मिले थे, और वीर सावरकर ने उनसे कहा कि अब बजाय पुतला तोड़ने के रास बिहारी बोस से उसका कमान संभालो। दूसरा मैं कह रहा हूं, हमारे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे संघ ने क्या किया। देखिए, संघ कांग्रेस नहीं है, हम संघ कुछ नहीं करता, स्वयंसेवक सब कुछ करते हैं। तो मैं एक स्वयंसेवक हूं, मैं बहस कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई संघ बहस कर रहा है। संघ नहीं करता, स्वयंसेवक। खुद डॉक्टर हेडगेवार ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, कांग्रेस के अधिवेशनों की व्यवस्था देखी, तो क्या उन्होंने कुछ नहीं किया कि स्वयंसेवक के तौर पे किया? आप संगठन के रूप में करने की अपेक्षा क्यों और करते हैं? दूसरा मैं हमारे प्रेम कुमार जी को कुछ सलाह देना चाहूंगा कि वो अपना थोड़ा अध्ययन का ज्ञान बढ़ाएं और थोड़ा गांधी जी को ही पढ़ ले, कुछ नहीं हो तो। वैसे ब्रह्मदीप जी बहुत अच्छा, वो बड़े विद्वान है, हजारों हिंदू मार दिए। आपके मोबाइल पर से दिलवाया, क्या ये आपके ध्यान में नहीं है? आप जब पाकिस्तान युद्ध छेड़ दिया और आप उसको 52 करोड़ रुपए देने की बात कर रहे हैं, तो क्या ये धर्मनिरपेक्षता और तमाम जो उन्होंने
ये जब हिंदू मारे जाते हैं तब गांधी जी नहीं जाते हैं, जब गोपाल पाठा जैसे लोग हथियार उठाते हैं और मारना शुरू करते हैं या अपने आप को अपने हिंदुओं को बचाना शुरू करते हैं तो गांधी जी पहुंचते हैं कि नहीं शांति होना। तो क्या ये संदेह पैदा नहीं करता? तो क्या है तुष्टि? आप बताइए कि खिलाफत आंदोलन को लेने की क्या जरूरत थी? खिलाफत आंदोलन शुद्ध रूप से जो इस्लाम को नहीं समझते, इस्लामिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझते और फिर बात करते हैं कि सर्वधर्म संभाव की। तो क्या गांधी जी बहुत सारे उन सबके, देखिए मैं गांधी जी का बहुत सम्मान करता हूँ, हमारी पार्टी बहुत सम्मान करती है, संघ तो प्रातः स्मरणीय गांधी को मानता है, बात ये नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ किया है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए और अपना थोड़ा सा अध्ययन भी बढ़ाना चाहिए, एक पक्षी नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है, गांधी जी ने काम किया और उन्होंने जो मेरा एक सवाल है, आपने ये बताया कि देखिए सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ पट्टाभी सीतारमैया को उन्होंने खड़ा कराया और पट्टाभी सीतारमैया हार गए तो गांधी जी ने कहा कि सीतारमैया की हार मेरी हार है। आपने एक ऐतिहासिक तथ्य की पुष्टि की है, इस सत्य से किसी को इंकार नहीं, पर उसकी परिणति क्या रही? 6 जुलाई 1944 सिंगापुर रेडियो के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस देश को संबोधित करते हैं और संबोधन में कहते क्या है? गांधी जी के लिए वो बोल रहे हैं, दुनिया भर के हिंदुस्तानी आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। अंग्रेजी की जेल में श्रीमती कस्तूरबा जी की दुखद मृत्यु के बाद देशवासियों के लिए आपके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित होना स्वाभाविक था। यह ईश्वर की कृपा है कि तुलनात्मक तौर पर आपके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। अब 48 करोड़ 80 लाख हिंदुस्तानियों को आपके मार्गदर्शन और सलाह का लाभ मिल सकेगा। ये सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के संदर्भ में भाव व्यक्त कर रहे हैं। आगे सुनिए, आपके लिए जरूरी है चिंतामणि जी। आपने कहा प्रेम कुमार जी को थोड़ा अध्ययन करना चाहिए, कुछ तथ्य मेरे पास में जो आपसे साझा करने की जरूरत इस कार्यक्रम में मुझे है। उन्होंने कहा कि जब आपने दिसंबर 1929 की लाहौर कांग्रेस में स्वतंत्रता प्रस्ताव का समर्थन किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्येक सदस्य के सामने एक समान लक्ष्य पैदा हो गया। देश के बाहर के हिंदुस्तानियों के लिए आप देश में इस वर्तमान जागृति को लाने वाले हैं। सारे विश्व के सामने वो लोग आपको वह स्थान और सम्मान देते हैं जो आपको मिलना चाहिए। आखिरी में वो बोलते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता भारत की स्वतंत्रता के इस पावन युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और आपकी शुभकामनाएं मांगते हैं। जिस गांधी जी के फैसलों के संदर्भ में, कदमों के संदर्भ में आप इतने सवाल उठा रहे हैं माननीय चिंतामणि मालवीय जी, जिन गांधी के संदर्भ में ये सवाल उठाते हुए आप सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में इतनी सारी प्रशंसा के शब्द बोलते हैं, वो सुभाष चंद्र बोस अपने जीवन के उत्तरार्ध में भी गांधी जी के प्रति इस सम्मान को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करते हैं। और आपसे आखिरी सवाल करना चाहता हूं, अगर गांधी जी ने इतने ही दोष थे, गांधी जी ने देश के संदर्भ में इतने ही गलत कदम उठाए थे, तो आप हमें समझाने के स्थान पर इस देश के माननीय प्रधानमंत्री, आपके सर्वप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को क्यों नहीं समझाते हैं, जो हमेशा गांधी जी के संदर्भ में उनकी प्रशंसा करते हैं। गांधी जी के संदर्भ में आपकी प्रज्ञा ठाकुर एक शब्द बोल दिया, उन्होंने कह दिया मैं जीवन भर आपको माफ नहीं कर पाऊंगा। चिंतामणि मालवीय जी, अपना नाम क्या मोदी जी के मुंह से उसी प्रकार से सुनने की आकांक्षा पाल लिए हैं जैसे उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर जी के संदर्भ में कहा था, वैसे चिंतामणि जी का भी मानना है मोदी जी इसी तरीके से थे, कम से कम आपका नाम तो ले लें। क्या द्विवेदी जी दो चीजों को मिला रहे हैं? हम बात कर रहे हैं तथ्यों की, मैं बात कर रहा हूं तथ्यों की, आप उसमें विचार मिला रहे हैं। अब या तो तथ्य पे बात कर लीजिए या विचार पे भी बात कर लीजिए, क्योंकि विचार को तथ्य से जोड़ेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। मैंने तथ्य कहा कि ये तथ्य है, क्योंकि आपने प्रारंभ में कहा था कि हम तथ्यात्मक तथ्यों पर चर्चा करेंगे, तो तथ्यों पर चर्चा कीजिए। तो मैंने तथ्य तो आपके सामने रखे कि सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के संदर्भ में क्या कहते थे। जिन गांधी जी के संदर्भ में आप बता रहे हैं, उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया के संदर्भ में ऐसा कहा। मेरा आपसे सवाल है, जिस गोवा के अधिवेशन में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रस्तुत करने का फैसला लिया गया, आपकी पार्टी के सर्वकालिक महान नेताओं में शुमार लाल कृष्ण आडवाणी विरोध स्वरूप उसमें शामिल नहीं हुए, तो अब आने वाले समय में इतिहास में आप लाल कृष्ण आडवाणी को किस हिकारत के साथ देखेंगे, बताएंगे मुझे? तथ्य है। आप
कई मुद्दों को एक साथ मिला रहे हैं। कोई संदर्भ नहीं दोनों चीजों का। जिस वैचारिक श्रेष्ठता की उम्मीद में, जिस तर्कयुक्त की उम्मीद में ये पूरी बहस हो रही है, वो केवल यही थी कि कंगना ने जो कहा उसका हम उसके साथ नहीं है, लेकिन देश के सामने एक विचार बिंदु तो है और देश को विकास जिसको चिंतामणि का कहना है कि वो इस विचार के साथ नहीं है, पर वो विचार का बिंदु तो है। गुरदीप सप्पल जी हस्तक्षेप करना चाहते हैं। गुरदीप सप्पल जी शायद तथ्य रखें जिसकी आवश्यकता इस समय चिंतामणि मालवीय जी महसूस कर रहे हैं। उन्हें मेरी बात से वो तथ्य नहीं मिल रहा है, शायद गुरदीप जी से मिल पाए। जी गुरदीप जी। मैंने तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये फॉर्मुलेशन है कि तथ्य अलग और विचार अलग। तथ्य ये है कि इनके जो आइकन हैं जी वो कौन है जी। इनके आइकन में एक सावरकर हैं जिन्होंने खुद को वीर सावरकर बोला। भगत सिंह ने अपने को वीर भगत सिंह नहीं बोला, गांधी ने अपने को वीर गांधी नहीं बोला, पर सावरकर ने वीर सावरकर बोला। उनकी मृत्यु 1966 में हुई, आजादी के 19 साल बाद। अब कोई भी ये बता दे कि इस 19 साल में भारत को जो राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं बीजेपी के लोग, उस राष्ट्र निर्माण में सावरकर का क्या कंट्रीब्यूशन था। और इसीलिए हिमांशु जी, क्योंकि ये कुछ नहीं बता पाएंगे, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई 26 फरवरी 1966 को, उसके 2 दिन बाद जब राज्यसभा बैठी तो वाजपेयी जी उसके सदस्य थे और उन्होंने सावरकर साहब के लिए एक शब्द नहीं बोला। वही वाजपेयी जी जिन्होंने 2 साल पहले जब नेहरू जी की मृत्यु हुई थी, उसी राज्यसभा में एक बहुत जोरदार भाषण दिया था जो देश में आज भी जिसको कोट किया जाता है। तो खुद सावरकर के बारे में खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने एक शब्द राज्यसभा में नहीं बोला था, कोई शोक नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये तो उनका उस वक्त का कंट्रीब्यूशन और उस वक्त का जो समाज में स्वीकार्यता थी, ये उसका सबूत है। दूसरी बात, मैं सिर्फ तथ्यों की बात करूंगा। आजादी को ये क्यों नहीं मानते हैं? जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, तो उस वक्त हिंदू महासभा की सरकारें 3 जगह मुस्लिम लीग के साथ थी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उप मुख्यमंत्री थे बंगाल के अंदर। फजलुल हक की सरकार में उप मुख्यमंत्री थे और उन्होंने वॉइस रॉय को चिट्ठी लिखी थी कि क्विट इंडिया मूवमेंट को कुचलने के लिए मेरी सरकार जो भी कर सकती है हर संभव प्रयास करेगी। ये बात तो तथ्य है, इससे तो ये नकार नहीं सकते हैं और ये इससे भी नहीं नकार सकते। अभी तो दिल्ली में औरंगजेब रोड को बदल के एपीजे कलाम रोड कर दिया, कहते हैं औरंगजेब नाम से नफरत है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जिस व्यक्ति के साथ मुख्यमंत्री बने थे, जो मुख्यमंत्री ने सरकार बनाई थी, उसका नाम भी औरंगजेब खान था। तो औरंगजेब खान के साथ, अंग्रेजों के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ, गांधी जी के खिलाफ, सुभाष बोस के खिलाफ, नेहरू की विचारधारा के खिलाफ इन्होंने सरकार बनाई मुस्लिम लीग के साथ। और उसी सरकार ने पार्टीशन का, जो बंगाल की सरकार थी, 3 सरकारें बनाई थी, सिंध, बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, उन्हीं सरकार ने पार्टीशन के पक्ष में पहली बार प्रस्ताव पारित करके पास किया था और इन लोगों ने सरकार नहीं छोड़ी थी, क्योंकि ये लोग आजादी के आंदोलन में थे ही नहीं। ये सच है। आपने मेरी बात शुरू में काट दी थी। जब आईएनए ट्रायल चल रहा था, लाल किला ट्रायल, आरएसएस के लोग जो हैं और हिंदू महासभा के लोग, वो आईएनए के वकील नहीं थे। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो जो सरकारी डिफेंस कमेटी बनी थी अंग्रेजों की, उसमें हिंदू महासभा के 2 लोग थे, उसमें हिंदू महासभा के लोग थे। और इस बात को लेकर वायसराय को टेलीग्राम भेजकर सावरकर ने धन्यवाद भी दिया था कि आपने हमारे 2 लोग, कालेलकर को और एक जमुना दास मेहता को आपने रखा है। तो इनका रोल तो आजादी के आंदोलन में यह था कि वायसराय की डिफेंस कमेटी जो कि भारतीयों के खिलाफ थी, उसमें नॉमिनेट इनके वकील थे। वो वकील बड़े वकील थे जो भगत सिंह के टाइम पे पता नहीं कहां थे। गांधी जी ने तो बोला था भगत सिंह को छोड़िए, उनकी सजा को माफ कीजिए, लेकिन इनके बड़े वकील बाद में अंग्रेजों की सरकार के पैनल का हिस्सा थे। ये तो तथ्य हैं, इन तथ्यों को तो आप झुटला नहीं सकते हैं। ये जो बार बार कहते हैं, ये लोग चाहते हैं, गांधी जी का विचार से इनको कोई मतलब तब भी नहीं था, इन्होंने तब भी आजादी को नहीं माना था। लेकिन गांधी जी की जो कांग्रेस थी, जो नेहरू जी की कांग्रेस थी, उसने ये माना था कि भारत सबका है, उन लोगों का भी है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी, हिमांशु जी, उन लोगों का भी है जिन्होंने स्वाधीनता संघर्ष में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि अंग्रेजों के साथ थे, क्योंकि अल्टीमेटली भारत पूरे हर भारतवासी का है। इस बात के मद्देनजर
इस बात के मद्देनजर नया मुल्क बनाया गया। लेकिन कोई मुझे बता दे कि नया मुल्क जब बन रहा था उस समय गोलवलकर साहब थे, उस समय सावरकर साहब थे, उन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन, मुझे एक उपलब्धि उस 20-25 साल के अंदर, 73 में गोलवलकर साहब की मृत्यु हुई, 66 में सावरकर की मृत्यु हुई, एक उपलब्धि आप बताइए। संदर्भ में तो मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। गोलवलकर जी का दौर रहा, उन्होंने सामाजिक रूप से जो अलग जगाई उससे कोई योगदान नहीं देता। सरस्वती शिशु मंदिर के रूप में जिस प्रकार के प्रकल्प पूरे देश में लोगों को शिक्षित करने के लिए खड़े हुए, जो आज तक विस्तार ले रहे हैं, उसके संदर्भ में इंकार नहीं किया सकता। तमाम प्रकार के सामाजिक कार्यों में उनकी भूमिका रही। हम राजनीतिक काम और सामाजिक कामों को मिला जुला कर नहीं देख सकते, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान की राजनीतिक सफलताओं के लिए अतीत के नायकों को खलनायक साबित करने की किसी कोशिश को महज कि एक अभिव्यक्ति की आजादी है, विचार है, इसके आधार पर स्वीकार नहीं किया सकता। कंगना रनौत जैसे लोगों के मुंह से जो कुछ निकल रहा है वह अनायास निकल रहा है या किसी सुनियोजित प्रयास के तहत, ये समझने की जरूरत है, तथ्यों के आलोक में समझने की जरूरत है। गांधी, नेहरू, सुभाष, भगत सिंह, इनके संदर्भ में कोई विचार व्यक्त करने से पहले जरूरी हो जाता है कि हम इनके विचारों को पढ़ें, मनन करें और उसके बाद में कुछ कहने की कोशिश करें। महज सुनी सुनाए आधार पर अभिव्यक्त कर देने से हम आने वाली पीढ़ियों के मन दूषित करने के अलावा और कुछ कर पा रहे हैं, इस पर संदेह है। उम्मीद है आने वाले समय में लोग इस हकीकत को समझेंगे और महानायकों के साथ हो रहे इस खिलवाड़ को रोकने के लिए कोई आवाज हर स्तर पर बुलंद करेंगे। मेरा कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, हालांकि ये चर्चा कुछ अधूरी सी महसूस होती है। मौका रहा तो इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन अभी आपसे विदा चाहेंगे। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर कुल मिलाकर इस बकबक को ही समर्पित है। शेर ये कहता है कि वहारी यह जबान की तेजी, ये वहारी यह जबान की तेजी, हर तरफ कुछ ना कुछ सुनाना है। ख्वाजा दर्द ने ये जो बात कही थी ना, ये कंगना रनौत की इस समय चल रही जबान पर बड़ा मुफीद है। उन्हें देश का एक बड़ा महत्वपूर्ण सम्मान मिला है। वो बाकी किसी चीज की कदर ना करें, पर उस सम्मान का तो सम्मान करें, इतनी अपेक्षा उनसे इस कार्यक्रम के तहत हम करते हैं। बाकी अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। सादा प्रणाम।